Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, how are you? I hope you are all fine. Students, we are going to discuss about the lecture number 12 of the chapter Evolution. And the topic of our discussion is the Charles Darwin. मैंने बच्चों आप लोगों की इंटरेस्टिंग बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है कि इट्स आवर जनाब चार्ल्स डार्विन। ये हमारे बच्चों जनाब हैं, क्यों? इन्होंने बायोलॉजी की दुनिया में बहुत ज़्यादा इनकलाब बर्पा किया है। तो यही वजह आई कि आज तक जितने भी साइंटिस्ट गुजर चुके हैं बच्चों, किसी का इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया बुक में, सिवाय एफएससी लेवल पे चार्ल्स डार्विन का ही इंट्रोडक्शन दिया जाता है। बच्चों कोई ना कोई खासियत तो होगी। चलें आपकी बुक के मुताबिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये चार्ल्स डार्विन जो है ये इंग्लैंड के एक शहर में जिसका नाम शेरिसबरी है, यहाँ पर मैंने लिखा है 1809 में ये पैदा हुआ। और फिर ये बच्चों बेसिकली आर्ट्स का स्टूडेंट था, साइंस का स्टूडेंट भी ये नहीं था। इसके पेरेंट्स जो थे वो चाहते ये थे कि हमारा जो डार्विन है वो साइंस की फील्ड में वर्क करे, लेकिन बच्चों ये साइंस की फील्ड से हटकर इसने आर्ट्स की फील्ड को अडॉप्ट किया। और उसके बाद इसने आर्ट्स की स्टडी स्टार्ट करना शुरू की। तो बच्चों पढ़ते पढ़ते ये एक सफ़र पर निकला जिसको बहुत मशहूर विज़िट बोला जाता है, HMS बीगल। यानी कि HMS बच्चों एक जहाज़ का नाम था और बीगल इसके सफ़र का एक पूरा बच्चों हिस्सा जिसमें ये निकला। और इसने ये जहन बनाया कि मैंने पूरी दुनिया का सफ़र करना है और उसमें देखना है कि ये ज़िंदगी जो है दुनिया पर स्टार्ट हुई है ये किस तरह से स्टार्ट हुई है। तो बच्चों इसने अपने सफ़र का आगाज़ 1831 में किया और इसने तकरीबन 5 साल के ड्यूरेशन में बच्चों इसने सफ़र किया। और 5 साल के ड्यूरेशन में इसने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तक ये गया वहाँ से इसने मालूमात इकट्ठी की फ्लोरा और फाना के मुताबिक, यानी कि वहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट की स्पीशीज़ को इसने डिस्कस किया। तो बच्चों ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था जो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना ज़रूरी था। तो ये एक एक्सपीडिशन बच्चों, एक होता है जर्नी सफ़र और एक होता है ऐसी जर्नी जो एक साइंटिफिक पर्पस के लिए हो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हो, उसको बोलते हैं एक्सपीडिशन। ऑन बीगल एक जहाज़ था, इसके पास 2 साउथ अमेरिकन कोस्टल लाइन, यानी कि ये साउथ अमेरिका की किनारे जो थे कोस्टल लाइन थे उसके साथ साथ बच्चों इसने सफ़र करना स्टार्ट किया। जैसे मैं आपको ये वर्ल्ड मैप रफ सा ड्रा किया है, ये बच्चों इंग्लैंड है, यहाँ पर ये पैदा हुआ। इसने स्टार्ट किया अपना जर्नी। ये साउथ अमेरिका है, ये साथ वाली सारी की सारी इसकी कोस्ट लाइन्स हैं। क्या है जी? दीज आर द कोस्ट लाइन, इनके किनारे हैं, ये किनारों पर सफ़र करता रहा। और जब इसने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो इसने थाउजेंड्स ऑफ स्पाइसमैन बच्चों अपने सफ़र में 5 साल में इकट्ठे किए। और इसने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, इसने ऑब्ज़र्व ये किया कि जो फाना और फ्लोरा थे वो बच्चों, एक चीज़ और, ये फाना और ये फ्लोरा, इनको इकट्ठे को बोला जाता है बायोटा। ये आपकी बुक में वैसे नहीं है। तो इसने ऑब्ज़र्व किया कि सारे का सारा जो बायोटा है, जो फाना है, जो फ्लोरा है, वो बच्चों साउथ अमेरिका का क्या है, सेम है। सारे का सारा साउथ अमेरिका का जो प्लांट और एनिमल है वो सेम है। मतलब इसका जो प्लांट और एनिमल है इट्स अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नियर बाय लैंड। यानी बच्चों अगर साउथ अमेरिका की बात करें, ये एक पूरा कॉन्टिनेंट है, इस पर मौजूद एनिमल, इस पर मौजूद प्लांट्स यानी फ्लोरा एंड फाना वो सिमिलर हैं। किस से डिफरेंट हैं बच्चों? वो साथ वाला ये यूरोप फॉर एग्जांपल है, ये सारे का सारा फाना और फ्लोरा इस यूरोप से डिफरेंट है। इसने एक चीज़ को नोट किया, यानी ये साउथ अमेरिका बच्चों, और ये हम लगा लेते हैं इट्स अ
यूरोप। इसने कहा यहाँ पर जो एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं, फाना और फ्लोरा जो पाया जा रहा है, ये इस इलाके का तो सेम है, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन इसके साथ करें तो ये डिफरेंट नज़र आता है। इट विल बी अ वेरी डिफरेंट, एक चीज़ इसने ये ऑब्जर्व की। उसके बाद डार्विन ने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स से डिफरेंट तरह के फॉसल्स इकट्ठे किए, फॉसल्स, और फॉसल्स ऑफ सिमिलर स्पीशीज आर क्वाइट डिफरेंट। वो बच्चों क्या थे, जो सिमिलर स्पीशीज थी उनके फॉसल्स डिफरेंट थे। इसने सोचा कि सिमिलर स्पीशीज के फॉसल्स डिफरेंट क्यों हैं बच्चों, इसने उनका कंपैरिजन करवाया मॉडर्न स्पीशी के साथ। फॉर एग्जांपल बच्चों, एक पिजन ही ले लो आप, या यहाँ पर चिड़ियाँ थी वो ले लो। पिजन के फॉसल्स और उसी पिजन की मॉडर्न वैरायटी, ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट थी। पिजन के फॉसल और उसी पिजन की मॉडर्न वैरायटी ये आपस में डिफरेंट थी, मिलती जुलती नहीं थी। इसने ये कहा, आर्ग्यू दिया कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एवोल्यूशन होती है और एवोल्यूशन में एक स्पीशी दूसरी स्पीशी में चेंज हो जाती है। तो बच्चों इसने एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को बेसिकली पेश किया कि एक ही स्पीशी विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडर्न स्पीशी यानी अनदर स्पीशी में ये कन्वर्ट हो जाती है। डार्विन ने एक और पॉइंट को डिस्कस किया। तो इसने बच्चों साउथ अमेरिकन आइसलैंड है जिसका नाम है गैलापेगस आइसलैंड, जिसका नाम है जी गैलापेगस आइसलैंड। ये बच्चों अगर आप लोग नॉर्थ अमेरिका देखो, साउथ अमेरिका देखो, साउथ अमेरिका की इस साइड पर एक ये ब्लैक सा जो मैं कर रहा हूँ शो, इट्स अ बेसिकली आइसलैंड, और इस आइसलैंड का नाम है इट्स अ गैलापेगस आइसलैंड। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ आइसलैंड, कि आइसलैंड किसको हम बोलते हैं। आइसलैंड जो है इसको अगर डिफाइन किया जाए, इट्स अ पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ सराउंडेड बाय द बॉडी ऑफ वाटर। ये एक ऐसा पार्ट होता है अर्थ का, ये हरा, ये ऐसा पार्ट है जिसके बच्चों इर्द गिर्द जो है सारे का सारा क्या है जी, वाटर है। जिसके इर्द गिर्द वाटर है उसको आइसलैंड बोला जाता है। तो ये साउथ अमेरिकन जो आइसलैंड था, या ये जो साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है पूरे का पूरा, ये साउथ अमेरिका, इस पर ये एक आइसलैंड था, एक छोटा सा हिस्सा था जिसको चारों तरफ से वाटर ने क्या किया था, वाटर ने घेरा हुआ है। तो इसने वहाँ पर बच्चों अपनी रिसर्च को स्टार्ट किया। गैलापेगस एक आइसलैंड है, मतलब एक बड़ी बॉडी है जो वाटर से कवर है। लेकिन बच्चों गैलापेगस के लिए दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इट्स अ आर्चीपिलागो। आर्चीपिलागो का मतलब होता है इट्स अ चेन ऑफ स्मॉल आइसलैंड्स, इट्स अ चेन ऑफ स्मॉल आइसलैंड्स। मतलब बच्चों अगर ये एक आइसलैंड है, ये एक आइसलैंड है, हम इसको अगर बड़ा करके देखें तो ये 13 आइसलैंड्स में स्प्रेड हुआ हुआ है। अब मैं 13 लाइनें तो नहीं लगाऊंगा, ये 13 आइसलैंड में स्प्रेड हुआ है। तो यहाँ पर पाया जाने वाला जो फ्लोरा और फाना है, यहाँ पर पाया जाने वाला फ्लोरा फाना, यहाँ पर पाया जाने वाला फ्लोरा फाना, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सिमिलर लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट भी है। ठीक है, तो बच्चों डार्विन ने साउथ अमेरिकन मेनलैंड और आइसलैंड ऑफ द गैलापेगस की स्टडी की। यानी कि साउथ अमेरिकन मेनलैंड का मतलब क्या बच्चों, ये एक मैप, ये इसकी सारी की सारी बच्चों क्या है, बेसिकली इसकी मेनलैंड है, और इसके किनारों पर ये जो गैलापेगस आइसलैंड है बच्चों बेसिकली ये साउथ अमेरिका से थोड़ा हट के है। यहाँ पर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है। तो साउथ अमेरिकन मेनलैंड का मतलब जो साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के अंदर अंदर है, लेकिन जो उसका छोटा सा पार्ट सेपरेट है ये इसका मेनलैंड नहीं है। डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि साउथ अमेरिकन मेनलैंड और साथ इसके जो गैलापेगस आइसलैंड है वहाँ पर स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना क्या है, सिमिलर है। सिमिलर इसका मतलब ये कि ये भी कभी ये गैलापेगस आइसलैंड भी जो
दूर है, ये भी कभी इसी कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। बच्चों ये कॉन्सेप्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी का, मतलब कि हमारे जो 7 बड़े आज़म हैं ये कभी दुनिया में पहले इकट्ठे थे, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें ड्रिफ्टिंग हुई, इनमें आहिस्ता आहिस्ता से मूवमेंट हुई, और आज ये 7 के 7 बड़े आज़म एक दूसरे से दूर दूर जो खड़े हैं ये बेसिकली पहले कभी इकट्ठे हुआ करते थे। तो यही उसका कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये फाना और फ्लोरा जो साउथ अमेरिकन मेनलैंड और आइसलैंड ऑफ द गैलापेगस में मौजूद थे वो सिमिलर थे, लेकिन ये कभी भी प्रेजेंट नहीं थे एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये कहीं भी प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन इससे ये शो हुआ कि ये मेनलैंड और गैलापेगस आइलैंड बेसिकली वंस वाज टुगेदर, ये इकट्ठे थे। तो यहाँ से बच्चों साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट हुई और अब इस पर एक बहुत ज़्यादा वर्क हो चुका है और कंसिडर किया जाता है कि ये मेनलैंड एक ही थे। बच्चों अगर आप लोग वर्ल्ड मैप को देखो, अगर आप लोग इस वर्ल्ड मैप को देखो और इकट्ठा करो, यानी कि इसको इसके साथ मिलाओ, इसको इसके साथ मिलाओ, इसको इसके साथ, इसको, तो ये जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बच्चों हम लोगों ने एमएससी में इसको पेंगी पढ़ा था। पेंगी इज द मास ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स विच विल बी टूगेदर, लेकिन आप लोगों को इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये डार्विन ने सारी की सारी सर्च को बनाया। उसने कहा कि ये कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्टिंग भी हुई है, यहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। उसके बाद डार्विन ने जो 1000 स्पीशीज़ इकट्ठी की थी उनमें सबसे बेहतरीन इसकी जो कलेक्शन थी बच्चों वो फिंचेस थी। वहाँ पर पाए जाने वाली फिंचेस बेसिकली बच्चों एक छोटे छोटे से बर्ड्स थे। आप लोग अपनी आसानी के लिए यूं कर लो कि ये चिड़ियाँ थी छोटी छोटी सी। उसने बच्चों 13 फिंचेस कलेक्ट की, 13 फिंचेस कलेक्ट की और ऑब्जर्व की उसमें डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज, लेकिन दीज आर सीम टू हैव डिफरेंसेस। उनमें सिमिलरिटीज भी थी, डिफरेंसेस भी थे। सीम टू हैव डिफरेंसेस, लेकिन जो डिफरेंसेस थे वो किस बेस पर थे? जो बच्चों उनकी चोंच थी, बीक्स, 13 तरह की फिंचेस ली। मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों वो जो साउथ अमेरिका था वहाँ से 13 तरह के क्या निकलते थे, कॉन्टिनेंट्स निकलते थे, ये चेन थी। इन 13 पर बच्चों फॉर एग्जांपल फिंचेस थी और इन 13 की 13 फिंचेस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे और वो उनकी बीक्स चोंच में डिफरेंसेस थे। डार्विन ने कहा देखें ये फिंच नंबर 1 उसकी चोंच इस तरह की, एक की इस तरह की, एक की बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई, एक की बहुत ज़्यादा स्ट्रेट। डार्विन ने कहा कि दीज ऑल स्पीशीज ऑफ 13 फिंचेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द वन इंसेस्टर। कभी ये एक ही होती थी, एक ही स्पीशी होती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक स्पीशी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और ये 13 स्पीशीज बनी हैं। और बच्चों यहाँ से उसने एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट जनरेट किया कि पूरी की पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे एक सिंगल कॉमन इंसेस्टर से अराइज हुए हैं। इस वजह से इसको बोला जाता है कि बच्चों इट्स वाज अ नेचुरलिस्ट। तो इसने कहा ये एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनती किस तरह से है, इसने कहा वो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एडेप्टेशन। बच्चों एडेप्टेशन आप लोगों को पता है कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को फिट करता है। तो डार्विन ने आर्ग्यू किया कि एक एडेप्टेशन हो तो स्पीशी चेंज नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ इन एडेप्टेशन की अकुमुलेशन हो जाती है, यानी कि 20 एडेप्टेशन हो जाती हैं। अब 20 एडेप्टेशन इस तरह ऑर्गेनिज्म को बना देती हैं कि वो एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशी को ही चेंज करके दूसरी स्पीशी बना देती हैं। So, origin of species and adaptation are closely related processes। मतलब एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी का बनना, origin of species मतलब कोई नई चीज़ का बनना,
वो किस वजह से, अडेप्टेशन से। तो इसने कहा दीज आर द क्लोजली रिलेटेड प्रोसेसेस ऑन द बेसिस ऑफ फिंचेस नॉलेज डार्विन प्रपोज इट्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दुनिया में आज इसको इसकी थ्योरी के नाम से याद किया जाता है और इसकी ये थ्योरी गैलापेगस पर पाए जाने वाली 30 फिंचेस की बेस पर बनी। तो बच्चों इसकी थ्योरी के क्या क्या फीचर्स थे हम देखते हैं। डार्विन ने 1859 में 1859 में एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उस बुक का पूरा नाम। बच्चों उसमें 2 पॉइंट को उसने डिस्कस किया। कितने पॉइंट्स को? 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया। अच्छा एक और बात यहाँ पर बच्चों, जब ये 1831 मैंने बोला था कि 1831 में इसने सफ़र स्टार्ट किया, 1836 में ये वापस आया, लेकिन 1836 में वापस जब आया बच्चों इसने 4 साल बाद यानी कि 1840 में नेचुरल सिलेक्शन पर एक ऐसे को लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। और इसने 1844 में 1844 में इसने उस ऐसे को मुकम्मल किया और मुकम्मल करने के बाद इसने बच्चों पब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन जब देखा उस वक़्त एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था एल्फ्रेड रसल वेलेस। उस एल्फ्रेड वेलेस ने बिल्कुल इसी तरह का काम किया हुआ था, तो डार्विन ने उसका पेपर भी लिया, अपना भी लिया और दोनों के पॉइंट्स को डिस्कस करके उसने बच्चों एक जो अपना ऐसे है 1844 में 1844 में लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन को जुलाई 1 1858 को इसने पब्लिश किया। यानी कि ये एक पूरी सोसाइटी थी, इसने जुलाई 1 1858 को बच्चों इसने प्रपोज किया और उसके बाद 1859 यानी कि बगैर रुके इसने 1859 में अपनी बुक को लिख दिया जिसका नाम ओरिजिन ऑफ स्पीशी था। और इस बुक में बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया। मेन पॉइंट्स उसके ये कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, मतलब जितने भी डिसेंडेंट्स होते हैं, आपको पता है असेंडेंट और डिसेंडेंट का। बच्चों डिसेंडेंट मीन्स चाइल्ड्स, बच्चे, तो जितने भी बच्चे होते हैं ये मॉडिफिकेशन से आते हैं। किसकी मॉडिफिकेशन से? इंसेस्टर की मॉडिफिकेशन से मिलते हैं। जिस तरह एक फिंचिस से ग्रेजुअल अकोमोलेशन की वजह से 13 स्पीशीज ऑफ फिंचिस बन गई। तो बच्चों ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव one ancestor and this one ancestor is common ancestor, history of life like a tree, मतलब ये एक दरख्त हो उसका एक ट्रंक होता है, उसकी बच्चों आगे ब्रांचेज होती हैं, उन ब्रांचेज की आगे री ब्रांचिंग होती हैं। तो ये कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो निकले हैं कहाँ से? मोनेरा से, यानी कि बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से बच्चों आप लोगों ने पढ़े थे प्रोटिस्ट बने हैं, प्रोटिस्ट से आगे फंजाई है, फंजाई से आगे बच्चों प्लांटी है, प्लांटी से आगे एनिमेलिया है। तो इस तरह से ये इस कॉन्सेप्ट को पेश करने की कोशिश करता है और ये भी बताता है कि ट्रंक से बात स्टार्ट होती है और टिप ऑफ ट्विग्स पर बात ख़त्म होती है। ये ट्रंक की बच्चों यहाँ से बात स्टार्ट हुई और हम जहाँ पे रह रहे हैं इसको बोलते हैं टिप, यानी कि हम मॉडर्न दौर में रह रहे हैं, इसको बोलते हैं टिप्स। और ये जहाँ पर मॉडर्निज्म शुरू ख़त्म हो रही है इसको बोलते हैं ट्विग्स। तो बच्चों ये कह रहा है कि ट्रंक से लेकर ट्विग तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे इनका इंसेस्टर सेम है और एक फॉर्क पर, ठीक है। यानी कि ये बच्चों ट्रंक था, यहाँ से 2 ब्रांचें निकली। इस पॉइंट को हम बोलेंगे फॉर्क। क्या बोलेंगे? फॉर्क। और ये कह रहा है कि ईच फॉर्क पर मौजूद जो इंसेस्टर है वो सबका इंसेस्टर होगा जो उससे नेक्स्ट फोर्क्स निकल रही हैं, ठीक है। यानी इनका इंसेस्टर ये यहाँ पे जाके जब ब्रांच निकली है इसको बोलते हैं फॉर्क। फॉर्क पे मौजूद ऑर्गेनिज्म उन सब का इंसेस्टर होगा। यहाँ से अगर 3 ब्रांचें निकली हैं तो यहाँ पर फॉर्क्स बनी हैं, यहाँ पर मौजूद ऑर्गेनिज्म इन सब का इंसेस्टर होगा। समझ रहे हो? तो दूसरा पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। बच्चों दूसरा ये बुक के 2 पॉइंट्स थे उसकी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशी के 2 पॉइंट, एक डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और एक नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। बच्चों ये बेसिकली डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को बयान करती है। बच्चों इसमें डिस्कस किए 3 पॉइंट्स डार्विन थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। पहला पॉइंट क्या था कि हायर प्रोडक्शन रेट। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रेट रखते हैं। मतलब ये जो सी स्टार आप लोग देखते हो ना, सी स्टार बच्चों ये मिलियंस ऑफ एग्स ले करती है।
क्या मिलियंस ऑफ एग्स ले करती है। अब दूसरी फिशेस जो है वो भी मिलियंस ऑफ एग्स ले करती हैं। अब आप बताओ कि अगर कोई फिश मिलियंस ऑफ एग्स ले करे और उसके बाद उन सारे के सारे की जो फर्टिलाइजेशन हो जाए और उनसे इंडिविजुअल्स उनके बच्चे बने, तो क्या ये पॉसिबल है। तो बच्चों इसने पहला पॉइंट ये शो किया कि दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड है, इन्वायरमेंट जो है वो लिमिट है। इन्वायरमेंटल, यहाँ पे मैं चले लिख देता हूँ रिसोर्सेज, कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स के जो प्रोडक्शन रेट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो होता ये है कि जो ऑर्गेनिज्म सबसे बेहतरीन होता है, अच्छे जीन्स वाला होता है, वो फिट रहता है, उसको नेचर सेलेक्ट कर लेती है, और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको नेचर रिजेक्ट कर देती है और उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा पॉइंट इसने कहा कि बेटर इंडिविजुअल सर्वाइवल। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो अच्छे जीन्स वाले होंगे, जो गुड जीन्स वाले होंगे बच्चों, वो सर्वाइव करेंगे, एंड अदर्स विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द रेस ऑफ लाइफ, वो जिंदगी की दौड़ से पीछे रह जाएंगे। और उसके बाद जो फिटर इंडिविजुअल्स होंगे, ये फिटर इंडिविजुअल्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बच्चों 10 लाइंस हैं और 10 के 10 ये फिट हैं। अब इनके दरमियान कंपटीशन होगा। क्यों? यहाँ पर बच्चों फूड पड़ी हुई है सिर्फ 5 लाइंस की। अब ये जो 5 लाइंस हैं, फूड 10 लाइंस हैं और फूड है 5 की, इनके दरमियान कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में से इनमें से भी जो सबसे बेहतरीन जीन्स वाले होंगे वो बचेंगे और बाकी 5 एलिमिनेट होंगे। अब ये बताएं कि जब 5 बिल्कुल गुड जीन्स वाले बचेंगे, उनकी रिप्रोडक्शन होगी, तो इनसे बनने वाली जो प्रोजेनी होगी, इनसे बनने वाले जो बच्चे होंगे वो फिट होंगे, बहुत ज़्यादा फिट होंगे। अब इनके बच्चे भी फिटर जीन वाले, ये भी फिट जीन वाले, जब इनकी प्रोडक्शन होगी तो उनसे और फिट बनेंगे, और फिट बनते बनते विद द पैसेज ऑफ टाइम इन लाइंस की जो स्पीशीज़ हैं इनमें चेंजेस आएंगी। तो इसी तरह ये कहा जाता है कि बैक्टीरिया से बात जो चली हमारे तक पहुंची, ये सारी की सारी एक चीज़ का नतीजा है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ टाइम का गुजरना है। उस टाइम के गुजरने से क्या हुआ? उस टाइम के गुजरने से एक चीज़ है जिसका नाम कुदरत है। इस कुदरत ने जिस को सिलेक्ट किया वो आगे आया, और जिसको रिजेक्ट किया वो लाइफ की रेस से पीछे हटता चला गया। तो बच्चों ये बेसिकली हमारा जो टॉपिक था आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। इसके साथ बच्चों एक छोटा सा एक पॉइंट है, नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म मतलब डार्विन की जो थ्योरी थी इसको थोड़ा सा नया किया गया है। द मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस भी इसको बोलते हैं। इसके मुताबिक कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ आर द प्रोडक्ट ऑफ, शाबाश, एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन की प्रोडक्ट है। मतलब इट्स अ बेसिकली टर्निंग पॉइंट टू द एवोल्यूशनरी थ्योरी। इसने कहा कि एवोल्यूशन क्या है? चेंज है। किसमें? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया चेंज होके साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया चेंज होके प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट चेंज होके फंजाई, फंजाई चेंज होके प्लांटी, प्लांट्स चेंज होके एनिमल्स, और इस तरह से ये मामला चले हैं। मतलब एक जीन में, जीन एक ही था बैक्टीरिया वाला, आर मॉडिफाइड, उनमें मॉडिफाई हुए यानी चेंज आई, और उनमें से बच्चों जब चेंज आती गई इट गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यानी कि पॉपुलेशन के जीन में चेंज आकर एक नई स्पीशी का बनना, एवोल्यूशन होना, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो 1930 में बच्चों मेंडल्स ने और डार्विन ने थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया और अपनी थ्योरी को और ज़्यादा एस्पेक्ट्स से बच्चों, और ज़्यादा क्राइटेरिया से मापने की कोशिश की ताकि इसमें और एक्सीलेंस आए। मतलब इन्होंने बच्चों बायोलॉजिकल डाटा भी ले लिया, ठीक है। इन्होंने बच्चों पैलेंटोलॉजी से भी स्टडी किया, पैलेंटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बच्चों बायोजियोग्राफी का कोर्स भी लिया, टैक्सोनॉमी का कोर्स भी लिया। अब इन्होंने बायोलॉजिकल
टेक्सोनोमिकल, पैलियोंटोलॉजिकल एंड बायोजियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स लेकर स्पीशी को डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है, मेंडल और डार्विन ने 1940 में डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को बच्चों मॉडिफाई किया, उसको बेसिकली नियो डार्विनिज्म बोला जाता है। मतलब नियो डार्विनिज्म, रीन्यू ऑफ द वर्क ऑफ डार्विन, सिंथेसिस मतलब एडिशन ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू एस्पेक्ट्स लाइक बायोलॉजिकल, लाइक पैलियोंटोलॉजिकल, लाइक टेक्सोनोमिकल एंड द बायोजियोग्राफिकल। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है आज का इख्तिताम पजीर होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।